नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 4 लेक्चर हो चुके हैं और ये 5वां लेक्चर है जिसको हम डिटेल में करेंगे। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया कि क्या-क्या पढ़ना है, कंटेंट्स के बारे में डिटेलिंग की आपको, और उसके बाद हम लोग ने सेकंड चैप्टर में फोर्स के बारे में जानने की कोशिश की। थर्ड चैप्टर में हमने फोर्स को रिप्रेजेंटेशन के बारे में जाना, और फोर्थ चैप्टर में लॉ ऑफ मैकेनिक्स चल रहा था। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम सब लोग डिटेल में कर रहे थे, तो उसमें हमने फर्स्ट और सेकेंड लॉ आपको डिटेल में कराया। ध्यान रखिए एफ इक्वल टू एम ए आपका सेकेंड लॉ नहीं है। ध्यान रखिए एफ इक्वल टू एम ए नहीं है। सेकेंड लॉ ये है कि किसी भी बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो हम कह सकते हैं कि अप्लाइड नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, जबकि स्टेटमेंट ये है कि किसी भी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर 1 लिया जाता है, तो आपका फिर डी अपान डी पी अपान डी टी आ जाता है, और पी को हम एम इंटू बी लिख सकते हैं। फिर फाइनली आपका रिजिड बॉडी के लिए जिसका मास कंजर्व है, अगर कांस्टेंट मास हो, उस सिचुएशन में आपका आता है एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हमने सेकेंड लॉ भी पढ़ा। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और इनर्शिया क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिससे हम जान पाते थे कि ये अपनी स्टेट चेंज का विरोध किस हद तक कर रहा है, और इनर्शिया को मास से मेजर किया जा रहा था। इनर्शिया को मास से, यानी कि लीनियर में जो बातें मास से होंगी वही रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से होगा। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी आगे से डिटेलिंग करेंगे, एक अलग चैप्टर ही आपका सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो भी हम सब लोग डिटेल में करेंगे। ठीक, मैकेनिक्स का ये 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर हमने आपको करा रखा है, और चारों में आप अभी बेसिक्स में ही जाएंगे, बेसिक्स ही समझ पाएंगे कि क्या क्या हमने सीखा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट लेक्चर चल रहा है, नेक्स्ट थर्ड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ आपको डिफाइन करता है व्हाट इज फोर्स। तो डिफिनीशन वाइज अगर बात करें तो फर्स्ट लॉ ही डिफिनीशन देता है किसका, फोर्स का। सेकेंड लॉ फोर्स का मेजरमेंट देता है। सेकेंड लॉ से हम ये जान पाते हैं कि फोर्स की क्या वैल्यू है, इस एक्सीलरेशन के लिए क्या फोर्स लगाया गया होगा। और फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड लेक्चर में हम सब लोगों ने पढ़ा होगा कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर लिए कंप्लीटली उसके इफेक्ट को जानने के लिए हमें 4 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चाहिए, और उसके साथ साथ आपका लाइन ऑफ एक्शन भी चाहिए कंप्लीट, अगर उसके इफेक्ट को जानना है। फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है, तो फोर्स किसी का स्टेट चेंज कर सकता है या चेंज करने का प्रयास कर सकता है। स्टेट चेंज में 2 बातें आ सकती हैं कि स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट मिला देना, या स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन मिला देना, विरामावस्था से गतिमान अवस्था मिला देना, या गतिमान अवस्था से विरामावस्था मिलाना। ये बातें आपको डिटेल में हमने कराया था। इसके बाद आपका आया कि और क्या कर सकता है फोर्स, तो फोर्स किसी का इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है कि भाई तुम जहां हो वैसे बने रहो। तो अगर हम फोर्स क्या कर सकता है, नेट अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करके इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है। ये भी बात हुई थी। मतलब जैसे आप पार्किंग ब्रेक लगा रहे होते तो वहां फोर्स ही लगा रहे होते हैं, और वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ उसका ये टारगेट नहीं है कि मोशन में चला देना या ऐसा कुछ, जिस अवस्था में उसी में बनाए रखना उसका वहां पे टारगेट है। किसी को डिफॉर्म कर सकता है फोर्स, शेप और साइज को चेंज कर सकता है। तो ये सब बातें भी डिटेल में हुई थी। अब नेक्स्ट आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन चल रहा है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम सब लोग ये जानना चाहेंगे कि फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट सेकंड डिटेल में हमने किया, उसके कुछ एग्जांपल्स लिए। थर्ड अब आगे बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड लॉ ये कहता है, इसको लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। थर्ड लॉ जो है, तीसरा नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम सब लोग क्या करने वाले हैं, या इसकी बात क्या हुई थी। तो न्यूटन ने बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन दिया, एकदम सिंपल सा
कि हर एक एक्शन का इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर रिएक्शन होता है। सिंपल सी बात। हर एक एक्टिव फोर्स, अगर आप एकदम प्रैक्टिकली बात करें तो अगर आप किसी को एक थप्पड़ मार देते हैं तो मार देने में आप क्या कर रहे होते? अपने हाथ से उसके गाल पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते। और जब उसके गाल पर आप फोर्स अप्लाई करते, मतलब आपके द्वारा उस पर एक्शन किया गया, तो उसके द्वारा आपके हाथ पर भी रिएक्शन आएगा। अगर आप दीवार में सर ऐसे मार देंगे तो दीवार में सर द्वारा तो एक्शन होगा, पर उस दीवार द्वारा आपके सर में भी फोर्स लगेगा। और कैसे, कितना लगेगा, कैसे होगा? तो ध्यान रखिए, एक्शन के जस्ट अपोजिट लगेगा रिएक्शन, जस्ट इक्वल लगेगा और कोलिनियर होगा। ऐसा नहीं कि सर अगर दीवार में मारते हैं तो पैर में चोट आएगी, नहीं, सर पर ही आएगी, उसी के जस्ट विपरीत आएगी। इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर, समान, विपरीत और संरेखीय। क्या बोल रहे हैं? एक ही रेखा में एक्शन रिएक्शन। आप किसी पत्थर को ढकेल रहे हैं तो पत्थर आपको भी ढकेलेगा और उतने बल से ही ढकेलेगा जितने से आप पत्थर को क्या कर रहे हैं? ढकेल रहे हैं। तो हाथ से अगर गाल पर मारेंगे तो गाल से हाथ पर भी उतना ही फोर्स लगेगा। पर ये अलग बात है सर, हाथ में तो दर्द नहीं होता, होता है पर उतना नहीं। हर एक की सहने की क्षमता, हर एक की हार्डनेस, हर एक की सरफेस रफनेस, सब कुछ अलग अलग। बल, वही बल किसी के लिए बोझ हो सकता है, वही बल किसी के लिए इजीली है, क्योंकि रोज यही बल उठाते हैं। किसी को 50 किलो का बोरा हो सकता है भारी लगे, और किसी को 50 किलो कोई दिक्कत नहीं, 1 क्विंटल लाओ, क्या फर्क पड़ता है? तो वो चीजें नहीं है कि सर इससे हो, मतलब हाथ पे दर्द कम हो रहा है, गाल पे दर्द ज्यादा हो रहा है, गाल लाल हो गया, हाथ लाल नहीं हुआ। कभी को उल्टा भी होता है कि अगर गाल मजबूत है तो हाथ ही झंझना जाता है, वो अलग बात है। वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पॉइंट ऑफ व्यू है। बल दोनों पे बराबर लगेगा और उसको वो झेल पाएगा, कौन कितनी स्ट्रेंथ तक सह सकता है, ये आपका मटेरियल प्रॉपर्टी है, और मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। ठीक है, तो ये बातें आप सब लोग ने डिटेल में समझ लिया। क्या बातें? हर एक क्रिया का उसके समान, उसके विपरीत और उसी संरेखीय क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज, every action has equal, opposite and collinear reaction। ऐसे कई बार आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे होंगे। जब आप कभी बुलेट फायर करते हैं, तो जब आप फायर करते हैं तो आप फोर्स उस पर क्या लग रहा होता है? बाहर की तरफ लगता है। उसका जस्ट अपोजिट आपके हाथ पर भी बल लगता है। तो उधर आप गोली को धकेलते हैं, गोली आपको ढकेलती है। ऐसे जितनी बार टैंक से बॉल, जितनी बार टैंक से क्या होगी, गोली को आप, गोले को जितनी बार इम्पैक्ट कहीं पर आप प्रोजेक्ट करेंगे, तो जब आप अपने गोले को टैंक से प्रोजेक्ट करेंगे तो गोला निकलेगा, गोले को धक्का दिया जाएगा किसके द्वारा? टैंक के द्वारा, और गोला टैंक को भी धक्का देगा। ऐसे आप जो रॉकेट फायर कर रहे होते, तो रॉकेट जब जलता है तो रॉकेट क्या होता है? रॉकेट जलने से नीचे की तरफ आपका वो मटेरियल धक्का दे रहा होता है। तो अगर जल रहा है, धुआं निकल नीचे जमीन को धक्का दे, जमीन ऊपर उसको धक्का दे रही, जमीन को वो धक्का दे रहा है, जमीन के ऊपर वो उसको धक्का दे रहा है। एक दूसरे के धक्का देने के चक्कर में जमीन तो कहीं खिसकेगी नहीं, रॉकेट ऊपर चला जाएगा। ऐसे जब आप नाव को एकदम किनारे लगा के महसूस करिए, नाव पे खड़े हैं, नाव से आप जंप किए तो नाव ने आपको आगे धक्का दिया, पर आप जब जंप किए तो आपने भी नाव को पीछे धक्का दे दिया। तो थोड़ा सा जब आप आप तो आगे जाएंगे, नाव पीछे जाएगी उसी स्पीड से, या फिर उसी स्पीड से पर उतने ही बल लगने से पीछे की तरफ जाएगी। अब वो रस्सी से सही बंधा हुआ है तो नहीं जा पाएगा, वो अलग बात है, बल जाने की टेंडेंसी जरूर होगी, बल उतना ही लगेगा। हर एक एक्शन का इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो उसको हम सब लोग देख लेते हैं। चैप्टर 1 का ही चल रहा है, सिस्टम ऑफ फोर्स एंड देयर एप्लीकेशन एग्जांपल्स। ये आपका हो चुका था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हम बात करते हैं, और थर्ड लॉ को हम सब लोग डिटेल में देखते हैं। तो थर्ड लॉ क्या है?
थर्ड लॉ है क्या? एवरी एक्शन हैज, इसको आप जरूर अंडरलाइन करें, इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर। एवरी एक्शन हैज इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए समान, विपरीत और संरेखीय रिएक्शन होता है। हर एक क्रिया, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही बल पर, एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता। जैसे आपने क्रिया किया, आपने थप्पड़ मारा, तो गाल पर तो एक्शन आया, हाथ पे क्या आया? रिएक्शन। गाल पर एक्शन, हाथ पर रिएक्शन। यहां एक्शन और हाथ पर रिएक्शन। इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर रिएक्शन है, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं लगते हैं, बात ध्यान रखिएगा। जैसे आपको कई लोग बेवकूफ बनाएंगे कि नेट तो आपका 0 हो गया। एक्शन रिएक्शन इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर, तो नेट तो 0 हो गया, और अगर नेट 0 हो गया तो बॉडी को मूव नहीं करना चाहिए। नहीं, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पर लगते ही नहीं। जैसे मान लीजिए ये, अब इसका वेट हमारे हाथ को दबा रहा है और हमारा हाथ इसको रिएक्शन देके रोक रहा है, तो इस पर तो रिएक्शन ऊपर आया ना, और हमारे हाथ पर एक्शन नीचे आया। क्या दोनों बल जो लगे, एक्शन रिएक्शन, जैसे ये एक्शन हमारे हाथ पर एक्शन और इसका रिएक्शन ऊपर, तो क्या एक्शन रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पर? नहीं, हाथ पर एक्शन वेट है और रिएक्शन इस ऑब्जेक्ट पर रिएक्शन है। तो एक्शन रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं। तो एक्शन रिएक्शन से नहीं कि कार को धक्का दिए, आपको भी धक्का लगेगा, पर एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं लगती, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। और जब दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं लगेंगे तो नेट 0 नहीं होगा। नेट 0 तब बात होती है जब एक ही बॉडी पर सारे फोर्सेस लग रहे हो। इसमें क्या होगा कि दोनों पर अलग अलग बल लग रहे होंगे। इसमें क्या होगा कि दोनों पर अलग अलग बल लग रहे होंगे। तो एवरी एक्शन हैज, हर एक एक्शन के लिए इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर रिएक्शन। क्लियर? आगे बढ़े। एक्शन एंड रिएक्शन, ये भी आप ध्यान रखिए। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को। कहां पर? हमने आपको एग्जांपल बोला ना कि हाथ से मारोगे तो पैर में चोट नहीं लगेगी, हाथ से मारोगे तो आपके गाल पर चोट लगेगी, गाल से हाथ पर ही चोट लगेगी। तो जहां दोनों का कांटेक्ट होगा वहीं पर ही रिएक्शंस भी आएंगे, पर एक्शन एक बॉडी पर तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पर। तो ये ध्यान रखिए, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही लगते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे पर। जैसे आप यहां पर देखिए, तो जैसे आप यहां खड़े थे, आपको आगे की तरफ आपने किसी तरह किसी मंशा से आपने अपना फोर्स लगाया, आप आगे जंप किए, को आपने पीछे रिएक्शन दिया, तो रिएक्शन नाव पर लगा और एक्शन आप पर लगा। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को आप ढकेलते हैं तो आप तो एक्शन लगा रहे होते हैं ऑब्जेक्ट पर, आप तो एक्शन लगा रहे होते हैं, उस क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पर आप एक्शन लगा रहे होते हैं, और उसका जस्ट अपोजिट आप पर क्या लग रहा होता है? रिएक्शन। जैसे आपको हमने बोला कि सर से दीवार पर मार लो, जब सर से दीवार पर आप ऐसे मारेंगे तो दीवार पर तो एक्शन लगा, पर उसका जस्ट अपोजिट क्या लगा? रिएक्शन, और उतना ही लगा। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू ईच अदर, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे एग्जांपल में ही बोला गया, व्हेन यू जंप ऑफ अ स्मॉल रोइंग बोट, जब आप छोटे से रोइंग बोट से जंप करते हैं, कूद जाते हैं, ठीक है, बोट इनटू वाटर, पानी में कूदते हैं, यू विल पुश योरसेल्फ फॉरवर्ड, आप कूदते हैं, अपने आप को आगे ढकेलते हैं, पर यू विल पुश योरसेल्फ क्या? फॉरवर्ड। द सेम फोर्स यू यूज टू पुश बैकवर्ड, यहां पे होगा, फॉरवर्ड नहीं होगा, बैकवर्ड, will make the boat to move backward. Push backward will make the boat to move backwards. बात समझ में आ रही? तो जब आप कभी पानी में बोट से कूदते हैं, जंप ऑफ करते हैं, तो आप अपने आप पे एक्शन लगा रहे होते, उतना ही रिएक्शन आप बोट पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे होते।
बात समझ में। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, बलों के संचरणशीलता का नियम। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो बलों के संचरणशीलता का नियम क्या है बेसिकली? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि कोई एक अगर बॉडी है, इसको आपने ऐसे धक्का दिया और ये आगे ऐसे रिजिडली ये कनेक्टेड है, ये इसका क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। और ये क्या है? ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये लंबाई क्या है? मैग्नीट्यूड। ये लंबाई क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये एरो की क्या है? ये डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका क्या है? डायरेक्शन। ये आपका डायरेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट, बलों के संचरणशीलता का नाम। इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सब तो बात का विषय है। पहले हम लोग ये जाने कि ये स्टेटमेंट कहता क्या है। कई बार ये मेंस में भी आया हुआ है, एसएससी जेईई के मेंस में भी आया हुआ है कि इसको स्टेट करें, और प्री में तो ये स्टेटमेंट आता ही आता रहता है। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। थर्ड लॉ आपने डिटेल में पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, बलों की संचरणशीलता का नियम क्या कहता है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो अब हम आपको ध्यान से बोल रहे हैं, ठीक है, सुनिएगा। किसी भी रिजिड बॉडी पर, रिजिड बॉडी बोल रहे हैं, यहां पर डिफॉर्मेबल बॉडी की बात नहीं चलती। रिजिड बॉडी है तो इसका मतलब है कि आप कोई उसमें डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो किसी भी रिजिड बॉडी पर जिसके हर एक पार्टिकल रिजिडली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जिसके हर एक पार्टिकल रिजिडली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, उस पर लगने वाले बल को उसके लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं पर भी लगता हुआ माना जा सकता है, उसकी वजह से कोई प्रभाव में चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे इसी में है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। और इस पुश करने से अगर ये रिजिड बॉडी है तो इधर की तरफ क्या होगा? मूव कर जाएगा। इधर की तरफ क्या होगा? मूव कर जाएगा। इसी रिजिड बॉडी में हम इसी बल को यहां पर लगता हुआ अगर मान ले, ऐसे उसी बल को F को ही वहां पर लगता हुआ मान ले, और ये क्या है? पुल है। इसी रिजिड बॉडी को हम यहां पर लगता हुआ मान ले, तो भी ये ए एक्सीलरेशन से ही मूव कर जाएगा, प्रभाव में कोई चेंज नहीं होगा। क्या बात आई कि जब, अब इसमें देखिए, अगर यही डिफॉर्मेबल बॉडी होती तो यहां पर कंप्रेशन का केस होता, ये फोर्स इस बॉडी को शॉर्ट, इसके पॉइंट्स को और पास पास लाने की कोशिश करता, लेकिन ये बल इसके पार्टिकल को दूर करने की कोशिश करता है। ये बल इसके पार्टिकल को क्या करने की कोशिश करता? दूर करने की कोशिश करता। तो अगर ये डिफॉर्मेबल बॉडी है तो आप लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को नहीं बोल। देखिए, ट्रांसमिशन का मतलब संचारित कर देना, कहीं और मान लेना, जिससे प्रभाव ना चेंज हो। इससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी एनालिसिस करने में, हम फोर्सेस को शिफ्ट कर पाएंगे, फोर्सेस को उसके लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो पहले बात तो समझिए क्या था, किसी भी रिजिड बॉडी पर अगर कोई बल लग रहा है तो उस बल को उसकी क्रिया रेखा में कहीं पर भी लगता हुआ माना जा सकता है। कहीं पर भी इसको हम ट्रांसफर क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं, प्रभाव में कोई चेंज नहीं होगा। ये बल भी इसको ए से उधर की तरफ एक्सीलरेट कराएगा, और उसी बल को अगर यहां मान लें तो भी ये ए से एक्सीलरेट कराएगा, बशर्ते कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पॉइंट्स को समझिएगा। रिजिड बॉडी होना चाहिए, रिजिड बॉडी में ही ऐसा आप कर सकते हैं, और सारे बॉडी के हर एक पार्टिकल रिजिडली कनेक्टेड होना चाहिए।
जैसे रिंग भले रिजिड हो, पर रिंग में आप उसके लाइन ऑफ एक्शन में ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में मटेरियल नहीं। तो जब किसी रिजिड बॉडी पर जिसके हर एक पार्टिकल रिजिडली कनेक्टेड है, तो उस पर लगने वाले फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पर भी ट्रांसमिट किया जा सकता है, प्रभाव में कोई चेंज नहीं होगा, बशर्ते बॉडी रिजिड होनी चाहिए और सारे पार्टिकल रिजिडली कनेक्टेड होना चाहिए। तो यही एक बात आई कि ये फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन में कहीं भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। फोर्स को उसकी लाइन, अब देखिए लाइन ऑफ एक्शन से हटके अगर यहाँ कहीं मान लोगे तब इसका प्रभाव बदल जाएगा, क्योंकि अभी ये केवल पुश करना चाह रहा है। इस पॉइंट के अबाउट बात करें तो इस पॉइंट के अबाउट ये पुश करने के साथ साथ रोटेट भी कराना चाहेगा, तो ये भी नहीं, लाइन ऑफ एक्शन में ही कहीं पर लगता हुआ माना जा सकता है, लाइन ऑफ एक्शन से हटके नहीं। तो ये सारी चीजें आप एकदम क्लियर रखिएगा। ट्रांसमिटिव बलों के संचरणशीलता का नियम केवल इतना ही कहता है कि किसी दृढ़ पिंड पर लग रहे बल को उसकी क्रिया रेखा में कहीं पर भी लगता हुआ मान सकते हैं, उसके प्रभाव में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गई ना बात, समझ में आए? तो इसको हम लोग पढ़ भी लेते हैं। नेक्स्ट, इफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, if a force act at any point of rigid body, कोई एक बल किसी एक रिजिड बॉडी के किसी बिंदु पर लग रहा है, if a force acts at any point of rigid body, if a force acts at any point of rigid body, it may be considered to act any point on any other point in the line of action। फिर से, if a force acts at any point of rigid body, कोई एक बल किसी दृढ़ पिंड के किसी बिंदु पर लग रहा है, if a force acts at any point of rigid body, it may be considered, उस बल को कंसीडर किया जा सकता है, it may be considered to act any other point, इट मे बी कंसिडर्ड, इसको कंसिडर किया जा सकता है एट एनी अदर पॉइंट, एट एनी अदर पॉइंट, एट एनी अदर पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, उसके लाइन ऑफ एक्शन में किसी और पॉइंट पर लगता हुआ माना जा सकता है, किसी और पॉइंट पर ट्रांसमिट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या है, दैट दीज पॉइंट मे बी रिजिडली कनेक्टेड विद द, ये सारे पॉइंट, पहला बात होना चाहिए रिजिड बॉडी होना चाहिए। तो अगर कोई बल किसी रिजिड बॉडी के एक पॉइंट पर लग रहा है तो इसको इसके लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी पॉइंट पर लगता हुआ माना जा सकता है, बशर्ते, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, बशर्ते सारे पार्टिकल रिजिडली कनेक्टेड होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट दीज पॉइंट्स बी रिजिडली कनेक्टेड विद द, ये पॉइंट्स बॉडी से रिजिडली कनेक्ट होना चाहिए। क्लियर हो गई ना बात? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो भाई। तो अब इसी में इस सिद्धांत के अनुसार, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के अनुसार, जैसे इसी में रिजिड बॉडी है, सारे पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो चाहे आप एफ से ढकेलो और चाहे एफ से खींचो, लाइन ऑफ एक्शन यही तो है। तो चाहे दोनों केसेस बोथ आर सेम, बोथ द इफेक्ट ऑफ बोथ केसेस आर सेम, दोनों केसेस का प्रभाव भी क्या है, सेम है, द इफेक्ट ऑफ बोथ केसेस आर सेम। बात समझ में आ रही ना? तो एकदम ध्यान से समझते रहिएगा, रेगुलर क्लास करते रहिएगा, सब्जेक्ट बहुत आसान है, हम आपको धीरे धीरे हर एक बातों को डिटेल में सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको चीजें हमसे और भी जुड़े रहना है तो आप हमसे कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। गिरजेश मेरी नाम है, गिरजेश तिवारी, आप कहीं भी सर्च करेंगे, यूट्यूब पर आप कहीं भी सर्च कर सकते, तो हम हमसे मुलाकात करें, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, हम अपने चैनल को आने वाले समय में आगे बढ़ाएंगे, उस पर ध्यान रखिए। आप हमसे चीजें अगर प्रभावित हो रहे हैं, चीजों की पढ़ाने की शैली, समझ में आने की बात, पढ़ाने को मैकेनिक्स दुनिया भर के लोग पढ़ा ही रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है,
हर कोई पढ़ा रहा है और बेहतर ही पढ़ा रहा है, कोई टीचर खराब नहीं है, गलत अगर नहीं पढ़ा रहा है तो। बस ये है कि हर किसी से हर किसी कोई समझ पाए, अच्छे से बातों को फील कर पाए, ये जरूरी नहीं है। जिससे आपको समझ मैच करती हो आप उससे पढ़ें और उसी से पढ़ते हुए आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जहां आपको चीजें समझ में आए वहीं पर आप पढ़ें, समय बर्बाद ज्यादा ना करें। समय आपके लिए बहुत कीमती है, टाइम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। टाइम आप ध्यान रखते हुए चीजों को आगे बढ़ते हुए पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा, ठीक है। इसी का थोड़ा हिंदी वर्जन भी आप पढ़ लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार, कौन सा सिद्धांत? बलों के संचरणशीलता के नियम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, किसी दृढ़ पिंड में किसी बल को किसी दृढ़ पिंड में किसी बल को एक समान क्रिया रेखा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर क्रिया रेखा बहुत जरूरी था। एक समान क्रिया रेखा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित करने पर बल के परिमाण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी बल को जब जो कोई एक रिजिड बॉडी पर दृढ़ पिंड पर लग रहा है, उसके लाइन ऑफ एक्शन में किसी भी पॉइंट पर ट्रांसमिट कर दीजिए, कोई प्रभाव में चेंज नहीं होता। ये सिंपल सी बात थी, ठीक है। आगे बढ़े। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बलों का समूह क्या है? सिस्टम एक निकाय, इसको हम बल निकाय बोल सकते हैं हिंदी में। ये क्या है? बल निकाय। फोर्स सिस्टम, सिस्टम ऑफ फोर्स सिस्टम, फोर्सेस या फिर फोर्स सिस्टम। अब देखिए ध्यान रखिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक मतलब किसी को आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कार को मान लीजिए, मोटरसाइकिल को मान लीजिए, अपने आप को मान लीजिए। तो कोई एक अगर सिस्टम है, कोई एक पार्टिकल है, कोई एक बॉडी है, एक बॉडी एक पार्टिकल में सिर्फ एक ही बल तो नहीं लग रहा होगा, ढेर सारे बल लग रहे होंगे, ढेर सारे बल लग रहे होंगे। उन ढेर सारे बलों को जब हम कंबाइंड एक साथ पढ़ने की बात करेंगे कि भाई हमें मान लीजिए 10 लोगों ने खींचा, तो अल्टीमेटली हम किधर जाएंगे ये भी तो जानना जरूरी है। तो पहले हम जाने तो कि हम पर कैसा बल लग रहा है, उसके बाद हम लोग, तो अभी हम ये समझना चाह रहे हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट पर किस तरीके का बल लग रहा है, बल समूह के बारे में जान रहे हैं। और जब बल समूह जान जाएंगे तो हम उसका परिणाम ही निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा और इसका नेट प्रभाव क्या होगा, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो बहुत डिटेल में हम लोग करने वाले हैं, परेशान होना नहीं है। बशर्ते अभी क्या है, तो बल समूह या सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है? तो जब किसी बॉडी पर सेवरल फोर्सेस, ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हो, जैसे एक आप बस के बारे में सोचिए कि बस तुम्हारा क्या हाल होगा। हम भी दबा रहे हैं, वो भी दबा रहे हैं, टायर पे कुछ और आ रहा है, धरती माता कुछ और रोक रही है। समझ पा रहे ना? ड्राइवर कुछ और दबा रहा है, पैसेंजर कुछ और दबा रहे हैं, एयर का ड्रैग कुछ और आ रहा है। जब चल रहा है इस बस तो खा पूरी हवा आके टकरा रही। तुम बस हो और सोचो कि तुम पे कितने बल लग रहे हो, ढेर सारे लग रहे हैं ना, ढेर सारे बल लग रहे हैं। बेंच अपनी सोचिए कि एक बेंच है, उस पे 3-4 लोग बैठ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, किस तरह से बल लग रहा है। ऐसे अगर शादी विवाह का मौसम ही है इस समय, खैर, तो शादी विवाह के मौसम में आप जब जा रहे हैं वहां पर कैमरेमैन को देखे, तो कैमरामैन 3-4 ऐसे 3 पाए वाला एक ट्राइपॉड लिया होगा। सिविल वाले सर्वे में भी ट्राइपॉड यूज किए होंगे, तो सिविल के सारे स्टूडेंट सर्वे में ट्राइपॉड यूज करते ही हैं, उसमें कोई बात नहीं है, कोई बड़ी चीज भी नहीं। आजकल तो आप सब लोग भी कैमरे के लिए बहुत कोई सेल्फी स्टिक, अब तो सेल्फी स्टिक ही है, उस पर किस तरह के बल लग रहे हैं, कौन क्या कर रहा होगा, ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज है। वो डिटेल में हम सब लोग जाने। और आप अगर चलते हुए अम्ब्रेला को देखते हुए उसको फील कर पा रहे हैं कि छाते को अगर बरसात हो रही है तो किस एंगल पर झुकाएं कि हवा भी ना उड़ा पाए और हम बारिश में भीगे भी नहीं।
ये अलग बात है कि अनुभव से भी, बिना पढ़े भी आप अनुभव से भी जान जाते हैं कि इस एंगल पर लगाने से, देखिए आप छाते फील करिए ना, आपने छाते को होल्ड किया है, पर उस छाते को आप सीधा हर बार नहीं रख के आप बच सकते हैं पानी से। हम सब लोग बारिश से बचने के लिए किसी एंगल पर इंक्लाइन करते हैं। क्यों इंक्लाइन करते हैं, किस तरफ इंक्लाइन करना चाहिए, ये एक अनुभव की भी बात होती है और एक पढ़ाई से भी हम बता सकते हैं कि सर अगर इस एंगल पर वो रखे तो कभी भी छाता नहीं उड़ेगा, छाता उल्टेगा नहीं और वो बारिश में भीगेगा। तो हमें पहले जानना तो होगा ना कि इस छाते पर बल कितना लग रहा है। अम्ब्रेला समझने तो अम्ब्रेला में कितना बल लग रहा है ये जानना बड़ा जरूरी होगा। आप अपने बेड पर बैठे हैं और क्लास हमारी कर रहे हैं, जहां भी आप जैसे भी क्लास कर रहे हैं, फील करिए कि आप पर कितने बल लग रहे हैं। आपका पैर चेयर पे लटका हुआ है, चेयर को आप दबा रहे हैं, चेयर को पेट से भी दबा रहे हैं, मतलब एक आप अपने आप पे महसूस करिए कि हम कितना बल किसी और पर लगा रहे हैं और कितना बल लगा कि कोई हमें रोक रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब किसी एक ऑब्जेक्ट पर, किसी एक बॉडी पर ढेर सारे बल लग रहे होते हैं, सेवरल फोर्सेस लग रहे होते हैं, जब ढेर सारे बल लग रहे हो तो वो फोर्स सिस्टम बनाते, अकेला फोर्स तब नहीं होता, तब क्या होता है, फोर्स सिस्टम बनाता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ क्लास भी है। when several forces, जब ढेर सारे फोर्सेस of different magnitude and different direction, ठीक है, several forces of different magnitude and different direction act upon a body, several forces and several forces, आइए, when several forces of different magnitude, several forces of different magnitude and direction act upon a body, they constitute a system of forces। जब ढेर सारे बल अलग अलग दिशाओं में, जब ढेर सारे बल अलग अलग दिशाओं में किसी एक बॉडी पर लग रहे होते हैं तो फोर्स सिस्टम बनाते हैं। when several forces of different magnitude, अलग अलग परिमाण के and different direction act on a body, act upon a body, they constitute, they form, they shape, they बनाते हैं। constitute मतलब बनाता, बनाना, तो दे कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो कोई नहीं, बल समूह क्या है, ढेर सारे बलों का अलग अलग परिमाण का अलग अलग दिशाओं में लगना ही बल समूह है। महसूस करने की बात है। आप एलईडी आपके घर में लगा, उसको सोचिए कि लटका हुआ है, कैसे कैसे बल लग रहे हैं। जब आप बलों को जान जाएंगे, जब बल समूहों को समझ जाएंगे, तब बैलेंस करने की बारी आएगी, या हम ये जान पाएंगे ये बल क्या करा सकता है। छोटी छोटी बातें कल को बड़ी हो जाएंगी और ये बड़ी बातें आपको बड़ा बनाएंगी, पर छोटी छोटी बातें ही बड़ी हो जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। बड़ी बातें डायरेक्ट नहीं आती, छोटी छोटी बातें से ही बड़ी बातें बनती हैं। और बात की क्या बात है, बात एक अलग अध्याय ही आप सब लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, तो इसलिए बात करने से कोई फायदा तो है नहीं, पर सोच जरूर डेवलप करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो जिंदगी के हर एक अहम पड़ाव पे आपसे मिलता रहेगा। आज जब आप इतने एनर्जेटिक हैं, जब आपके अंदर बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तब भी आपके लिए ये अध्याय, आपके लिए ये चैप्टर, आपके लिए ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव दे रहा होगा। और जब आप कभी चारपाई पर लेट गए होंगे, भगवान ना करे कि आपको बहुत ज्यादा लंबा लेटना पड़े, लेकिन जब आप ऐसे लेटे होंगे तब भी आपको अनुभूति होगी चारों पाँव पर क्या पैर, क्या फोर्स लग रहा है। और अगर आप समझदार हैं तो आप उस चारों पाँव को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश, कल को हम अगर इम्पैक्ट लोड कर गए तो क्या क्या ये पाया हमारा जो आपका सपोर्ट है, ये हमारे लोड को सह पाएगा। और उस वर्ष कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप अपने सपोर्ट को मजबूत करने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है ना।
मतलब आप एहसासों के इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। खैर पहली बात कि बल समूह क्या था, तो बल समूह कुछ नहीं है गुरुजी, ढेर सारे बल हों, विभिन्न विभिन्न तरीके, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हों, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हो, तो सब मिलके एक बल समूह बनाते हैं। अब इसी में ये हमने बहुत समराइज फॉर्म में आपको दिया है, क्योंकि शॉर्टकट में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, घुमावदार क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको अगर एक साथ एक सारी चीजें मिल जाए तो बहुत बेहतरीन बातें होंगी, इसलिए हमने ऐसा कुछ किया। फोर्स सिस्टम आगे लिखा हुआ है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, उसके लक्षण क्या हैं, और उसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो जैसे आपसे बोला गया कोलिनियर फोर्सेस, अभी हमने फोर्स सिस्टम की बात की, और फोर्स सिस्टम में फर्स्ट वर्ड आपको हमने बताया कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर को हिंदी में संरेखीय बल कहेंगे, बल समूह होगा। अब संरेखीय क्या होता है भाई, रेखा तो आप जानते ही हैं, और किसी भी फोर्स को एक रेखा से ही तो दिखाई जाती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको लाइन से ही तो शो करते हैं हम सब लोग। बात समझ में आ रही ना। तो कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या है, कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या है, किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो हमारे ख्याल से आपको अच्छे से आ रहा होगा सर। लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब अगर किसी बॉडी पर एक नहीं ढेर सारे बल लगे, एक अकेला समूह नहीं बना सकता, ढेर सारे बल इस तरीके से लगे, सेवरल फोर्सेस इस तरीके से लगे कि हर किसी का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन में हो। जो भी समूह की बात होगी वो लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा। तो जब ढेर सारे बल इस कदर लग रहे हो, इस तरह से लग रहे हो कि सारे बल का लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन में हो, सारे बलों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, एक ही लाइन में हो, तो वो आपका कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहलाता है। क्या हो, क्या होना चाहिए, सिंपल आप बोलिए कि सारे बलों, जैसे ये आपका रस्सी है, अब इस रस्सी को हम आप सब मिलके, आप इधर खींच रहे हैं, हम इधर खींच रहे हैं, फिर कोई आया वो इधर खींचने लगा, किसी ने कहा अभी ये बेईमानी, सब लोग, तो जब ये देखिए दिखाने के लिए ऊपर नीचे है, दिखाने के लिए, पर जब सारे बल एक ही लाइन में हो, सारे बल, यहाँ पे 4 बल हैं, 4 अलग अलग मनुष्य लगा रहे हैं, 4 अलग अलग लोग लगा रहे हैं, और सारे बल एक ही लाइन में हैं, तो क्या कहलाएगा, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। क्या कहलाएगा, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। जब भी एक आए तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके लक्षण क्या है, कि भाई सारे बल एक लाइन में हो, बस। एग्जाम्पल की बात करें तो टग ऑफ वार अपने स्कूल स्पोर्ट फेस्ट में देखिएगा, रस्सा कसी जिसको बोलते हैं। रस्सा कसी में क्या होता है कि कुछ लोग एक तरफ रस्से को खींच रहे थे, कुछ लोग एक तरफ, बराबर की टीम रहती है, लड़की और लड़कियों में भी एक कंपटीशन रहता है, तो टग ऑफ वार। या फिर इसी का दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसे रस्सी लटका हुआ है और ये यहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ पे क्या चल रही है, आर्मी ट्रेनिंग, तो कोई एक लड़का ऊपर जाके पहुंचा, लटक गया, कोई दूसरा यहाँ लटक गया, तो सबके वेट की अगर हम बात करें तो सबका वेट जो होगा, इसका वेट यहाँ लग रहा है, इसका वेट यहाँ लग रहा है, इसका वेट यहाँ लग रहा है, तो ये सारे वेट मिलके ये आपका क्या होगा, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। क्योंकि हर एक फोर्स का लाइन ऑफ, जैसे जहां दिख जाए यार, कोई टेंशन नहीं लेना, जहां आपको चीजें ऐसी दिख जाएं कि सारे बल का लाइन ऑफ एक्शन, कोई इवन एक भी बल, इस सब लोग लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन में, पर एक ऐसा है जिसका लाइन ऑफ एक्शन इससे अलग है, तब वो सिस्टम बिखर जाएगा। सबका होना चाहिए। तो क्या कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या कहता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस, line of action of all the forces act along the same line, line of action of all the forces act along the same line, एक ही लाइन के along लग रहे हैं, कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो फोर्सेस ऑन अ रोप,
रस्सी में बल, रस्सी पे ढेर सारे लोग बल लगा रहे, फोर्सेस ऑन अ रोप इन अ टग ऑफ वार। तो ये रस्सा कसी का केस है, और रस्सा कसी में आप ध्यान रखिएगा, रस्सा कसी में ठीक है, रस्सा कसी जो होता है, आप कुछ लोग कमर में ही बांध लेते हैं जो मोटे तगड़े रहते हैं कि हमें तो ना खींच पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों टीम दमदार है तो रस्सी टूट जाती है, क्योंकि रस्सी की भी एक क्या है, टेंशन सहने की क्षमता है। तो वो बात का विषय है, पर हम उस समय ध्यान से अगर देखें तो रस्सी कहेगा कि ढेर सारे बल लग रहे हैं और हर कोई बल का लाइन ऑफ एक्शन एक सीधी रेखा में है, इसलिए टग ऑफ वार आपका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कोलिडियर फोर्स सिस्टम का, एक ही लाइन में होना चाहिए। और अभी हमने बात बताई थी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पर होते हैं, पर दोनों एक दूसरे के इक्वल, अपोजिट और कोलिनियर होते हैं। इक्वल, अपोजिट और क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। चलिए भाई, तो अब हम सब लोग आगे बढ़े, अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, इसका पूरा हिंदी अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा, कोप्लेन मतलब समतलीय, एक ही तल में हो, और क्या हो, पैरेलल फोर्स सिस्टम। देखिए तल क्या होता है, जैसे आपसे पेपर की बात करें तो ये जो पेपर है, ये जो आपको पेपर दिखाया, ये हमने क्या है, ये एक प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है। अगर हम इस पर यहाँ बल ऐसे बाहर की तरफ बल लगा रहे हैं तो वो प्लेन से क्या है, बाहर। पर अगर हम इसी प्लेन में फोर्सेस लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, तो ये एक प्लेन में है। सारा खेल कौन डिसाइड करेगा, लाइन ऑफ एक्शन। सारा खेल कौन डिसाइड करेगा, लाइन ऑफ एक्शन। तो ऐसा फोर्स का समूह, ऐसे ढेर सारे फोर्सेस का असेंबली जिसमें क्या हो कि हर कोई बल एक ही प्लेन में हो, हर किसी बल का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, एक ही प्लेन में हो और एक दूसरे के पैरेलल हो, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाएगा। क्या है, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में सारे बल हों, जो भी बल हों क्या हों, एक ही प्लेन में हों, और दूसरा कि एक दूसरे के पैरेलल हों, तो कोप्लेनर क्या कहलाएगा, पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाएगा। पूरी बात समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम मीनिंग क्या निकली, पहले इसको हम पहले वाले केस को मिटा दे रहे हैं, दूसरे केस को हम सब लोग बात करते हैं। कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, अरे वाह क्या बात है यार, बहुत बेहतरीन डस्टर है। कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, इसका मीनिंग आप इसके लक्षण समझिए, all forces, the line of action of all forces, the line of action of all forces are parallel to each other, the line of action of all forces are parallel to each other and lie in the single plane, एक दूसरे के समांतर हों और एक ही प्लेन में हों। लाई का यही तो मतलब, लेटना, लाई मतलब लेटना, तो सब कोई लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में हो। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको दे रहे हैं, तराजू आप सब लोगों ने देखा होगा, बैलेंस, तराजू में अगर आप देखें
तो यहाँ एक हैंडल होता है, वो पकड़ रहा होता है, और यहाँ एक रस्सी के बाद यहाँ एक ऐसे जाल होता है। ठीक है, अब इस तराजू के आप हैंडल की बात करो कि हैंडल तुम्हारा क्या हाल है, मतलब इस रॉड की बात को सपोर्ट, तो ये कहेगा एक बल ऐसे ऊपर लग रहा है और एक बल यहाँ नीचे, एक बल यहाँ नीचे। अब बताइए, क्या इस रॉड पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं? हाँ गुरुजी, हाँ 3 फोर्सेस लग रहे हैं। तो देयर आर 3 फोर्सेस ऑन दिस रॉड। इस रॉड पर आपका 3 फोर्सेस एंड ऑल फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर। हर कोई बल अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, हर किसी का लाइन ऑफ एक्शन अगर आप देखें तो एक दूसरे क्या है, समांतर। ऑल फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द लाइन ऑफ एक्शन, अगर आप एक ऐसा प्लेन कट करें, एक ऐसा प्लेन कट करें तो उसी प्लेन में ही तो तीनों का लाइन ऑफ एक्शन होगा। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस आर इन अ सिंगल प्लेन। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है? कुछ नहीं, सारे बलों का लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के समांतर हो और एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो तो कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाएगा। ऑल फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर, हर कोई बल एक दूसरे के समांतर हो एंड लाई इन अ सिंगल प्लेन। आगे, सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोड इंक्लूडिंग रिएक्शन। तो जितने भी आप बीम देखेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम लिखें, इसमें आप चाहे ट्रायंगुलर, ऐसा कुछ नहीं, हर कोई बल, भले इसका मान हर जगह समान नहीं है, तो यहाँ पर आप रिएक्शन देखें। अब इस सिचुएशन में क्या है कि सारे बल एक ही प्लेन में हैं और वर्टिकल फोर्सेस अगर इंक्लाइन कर दे तो पैरेलल नहीं होगा। इंक्लाइन कर दे, इसमें वर्टिकल लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, वर्टिकल लोड्स, तो वर्टिकल की वजह से कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा, तो सारे फोर्सेस पैरेलल भी हैं। देखिए ये ट्रायंगल को मत सही, मान बदल रहा है, यहाँ मान 0 है, वहां मान बहुत ज्यादा है, बस इतनी सी बात वो कह रहा है, पर है तो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पैरेलल हो, एक ही प्लेन में हो, तो नाम क्या होगा? कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। आगे ये क्लियर हो गया ना सबको? तो हमारे ख्याल से ये भी आपको समझ में आया होगा। अब अगला है कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक किसको आप करते हैं? वैलेंटाइन वीक चल रहा है, क्लासेस उसी समय रिकॉर्ड हो रही है, वैलेंटाइन का इस समय मौसम है, कल वैलेंटाइन डे रहेगा ये तो आप ये बताइए, कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है? कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, एक ही प्लेन में क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो। लाइक देखिए, लाइक पैरेलल जब वर्ड आए, देखिए पैरेलल तो कोई बात नहीं, पैरेलल क्या होता है? कोई दो लाइंस पैरेलल कब होती है? जब उनके बीच की डिस्टेंस कहीं पर भी कांस्टेंट हो। जैसे आप रेलवे ट्रैक देखते होंगे तो एक दूसरे के वो पैरेलल ही है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि जहां भी नापते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका क्या होता है? फिक्स होता है। तो सिंपल है, लाइक पैरेलल क्या होता है? तो अगर सारे बलों के लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो और एक ही दिशा में हो, हम उसी को तो लाइक करते हैं जो हमारी बातों को समझ सके, जो हमारी फीलिंग को समझ सके, जो हमको महसूस कर सके। तो लाइक पैरेलल क्या होता है? लाइक पैरेलल क्या होता है? जिनका डायरेक्शन सेम हो, ऐसे बल जिनका, जो एक दूसरे के समांतर तो हो पर हर किसी की दिशा सेम हो। डायरेक्शन सेम तो लाइक पैरेलल, डायरेक्शन अपोजिट तो अनलाइक पैरेलल। दो लाइक पैरेलल फोर्सेस के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, एक दूसरे, दोनों एक ही दिशा में। और दो अनलाइक पैरेलल के फोर्सेस के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हो गए कि सब ऐसे तिरछे रहे, कोई दिक्कत नहीं,
हम दोनों पैरेलल भी हैं और एक ही दिशा में हैं, तो ये हो गया लाइक पैरेलल। अगर एक दूसरे के समांतर हो पर विपरीत दिशा में हो तो ये क्या हो गया, अनलाइक पैरेलल। ये क्या हो गया, अनलाइक पैरेलल। तो अब नाम सुनिएगा फिर से, क्या है, कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, समतलीय सम क्या हो, समदिशीय समांतर बल। लाइक मतलब क्या होगा, एक ही दिशा में, तो समतलीय समदिशीय समांतर बल, एक ही तल में एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल फोर्स। बात यहीं पे आई। तो ऑल फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर, सारे बल एक दूसरे के समांतर हो, लाई इन अ सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन, एंड आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। लाइक का मतलब क्या हुआ, सेम डायरेक्शन। तो सारे बल एक दूसरे के समांतर एक ही तल में एक ही दिशा में हो। ऑल फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, लाई इन अ सिंगल प्लेन एंड आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। और क्या कर रहे हो, एक ही दिशा में लग रहे हो, तो क्या नाम होगा उनका, कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। अगला वेट ऑफ, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, जैसे लाइक पैरेलल की हम बात करते हैं तो इसको पहले पढ़िए, वेट ऑफ स्टेशनरी ट्रेन ऑन अ रेल व्हेन ट्रैक इज स्ट्रेट। बात क्या कह रहा है ये, जब ट्रैक सीधी है, एकदम सीधी ट्रैक है, अब ट्रैक तो यहां पहिया है, यहां पहिया है, यहां पहिया है, और रुका हुआ, स्ट्रेट ट्रैक बोलना बहुत जरूरी है। अगर कर्व होता तब आपका एक प्लेन में ना होता। जैसे जब आपकी एकदम सीधी ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर भी ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड, यहां पर भी वर्ट, आप सोचिए एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड, यहाँ जितनी जगहों पे पहिया है, तो क्या हर कोई वेट जो है, हर कोई वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ही तो ट्रैक पर है। देखिए ट्रेन की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा है ट्रैक पर और ट्रेन का वेट की बात कर रहे हैं। तो वेट ऑफ ट्रेन, वो भी स्टेशनरी ट्रेन ऑन अ रेल, रेल की बात, तो रेल पर जब आपके ट्रेन का वेट की बात होगी तो रेल पर ट्रेन का फोर्सेस नीचे लग रहा होगा ऑन अ रेल व्हेन ट्रैक इज स्ट्रेट। अगर आप सोचिए स्ट्रेट के बजाय ऐसे कर्व हो जाए, तो ये कुछ तो बल एक ही प्लेन में तो होंगे पर कुछ बल उस प्लेन से बाहर हो जाए। एक प्लेन का सिंपल मतलब है कि हर किसी का लाइन ऑफ एक्शन उसी प्लेन में लाई करे। तो यहां पर तो खैर कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम का मतलब कि एक ही प्लेन में हो, एक दूसरे के समांतर हो और एक ही दिशा में हो, तो कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। वेट ऑफ स्टेशनरी ट्रेन, किसी स्टेशनरी ट्रेन का वेट, किसी स्टेशनरी ट्रेन का वेट जब ट्रैक स्ट्रेट हो तो क्या होगा, कोप्लेनर भी होगा, लाइक पैरेलल भी होगा। तो ये एग्जांपल हो गया, वेट ऑफ स्टेशनरी ट्रेन ऑन अ रेल ट्रैक व्हेन ट्रैक इज स्ट्रेट। ध्यान रखिएगा, अगर ट्रैक स्ट्रेट ना हो तो पैरेलल तो होगा पर कोप्लेनर नहीं होगा, एक ही प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी और भी फोर्स सिस्टम ढेर सारा बचा हुआ है, यहीं पर आज 3 फोर्स सिस्टम हम सब लोग ने डिटेल में किया। इसके बाद आगे हम सब लोग फोर्स सिस्टम को और आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही करते हैं, रेगुलर क्लास करते रहिए, आपको चीजें कंटेंट कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहेगा और अध्याय समाप्त होने की तरफ बढ़ता रहेगा। बेसिक्स है, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, हर एक बातों को, हर एक पहलुओं को समझेंगे और समझने के बाद फिर आसानी से हम लोग आगे बातों को कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई क्लास के साथ। आप खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और खाना पानी खाते हुए क्लासेस जरूर करते रहें। पढ़ाई आपके लिए ही बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।